नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो पहले केस 1 को देखते हैं। तो मान लो एक बॉल है, किसी ने ड्रॉप किया ऊपर से, ठीक है। अब उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले तो आपको पता है, अगर नीचे अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। ओके, तो एक डाउनवर्ड फोर्स जिससे अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है इसको, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ठीक है, फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब क्या एक ही फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो ऐसा नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं। ओके, अब वो इसको रेजिस्टेंस कॉज कर रहे होंगे नीचे आते टाइम, तो वो क्या कर रहे होंगे, उसके ऊपर एक अपवर्ड्स फोर्स लगा रहे होंगे जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में लग रही होगी ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स इसको क्या कर रही है, ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश कर रही है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जो कि स्ट्रॉन्गर है, वो उसको नीचे की तरफ लेके आ रही है। कुछ देर बाद कैसा होगा कि ये ड्रैग फोर्स अब इंक्रीज करते रहेगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाते जाएगा ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करते जाती है। तो इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब ये ड्रैग फोर्स और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये दोनों फोर्स अब इक्वल हो चुके हैं, ठीक है, यानी नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो है। ओके, इसका मतलब एक और ये भी हो गया कि इसका वेट भी ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, वेट क्या होता है, एम इंटू जी। वेट क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है वो ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। अब ये पॉइंट जिस पे ड्रैग फोर्स और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब टर्मिनल वेलोसिटी की ज़रूरत क्या है, तो इस पॉइंट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, मान लो टर्मिनल वेलोसिटी इसकी आ गई आपकी 10 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब इसके बाद इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब ये जब तक नीचे गिर नहीं जाता तब तक 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ये नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ओके, इससे पहले कैसा था, जो अर्थ की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो उस ऑब्जेक्ट पे लग रही थी, ठीक है, और वो क्या थी, उसकी स्पीड बढ़ाई जा रही थी, ठीक है, स्पीड बढ़ते जा रही थी। जब टर्मिनल वेलोसिटी आई तो उसकी स्पीड अब उसके बाद कांस्टेंट हो गई, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है, अब उसके बाद कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसी को हम कहते हैं, जिस पॉइंट पे हमारी नेट फोर्स उसके ऊपर ज़ीरो हो गया और ड्रैग फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दोनों इक्वल हो गए, उस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी अब क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी जब तक वो नीचे गिर नहीं जाता। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट स्पीड दैट एन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसी फ्लूइड मीडियम के लिए यूज़ होता है, जैसे एयर हो गया, किसी फ्लूइड में जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसमें इस टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो यही समझाया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग थ्रू अ स्काई, उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वजह से। एयर रेजिस्टेंस क्या है, उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसको क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स इंक्रीज करते रहती है जब तक ऑब्जेक्ट नीचे आते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करते रहेगी। इवेंचुअली क्या होगा, ड्रैग फोर्स और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल हो जाएंगे। इस टाइम पे क्या है, उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अब ऑब्जेक्ट फर्दर स्लो डाउन या स्पीड अप कुछ भी नहीं करेगा। इस टर्मिनल, इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज द हाईएस्ट वेलोसिटी दैट एन ऑब्जेक्ट रीचेस ड्यूरिंग फ्री फॉल। ओके, इसके बाद वो इसी वेलोसिटी पे नीचे गिरते रहेगा जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। वेट क्या होगा इस पॉइंट पे, ज़ीरो होगा, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। टर्मिनल वेलोसिटी में बस ये दोनों रिलेशन याद कर लो कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करती है, बट टर्मिनल वेलोसिटी यानी जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी, जो कोई ऑब्जेक्ट एक्वायर करेगा, वो मास पे डिपेंड करती है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लो एक आयरन का मैंने बोर्ड गिराया जो कि 100 kg का है, ठीक है, आयरन का एक बॉक्स गिराया जो कि 100 kg का है, ठीक है, एक ही पॉइंट से। और एक जगह मैंने वुड का गिराया, ठीक है, या आयरन का ही मान लो जो 10 kg का है। तो अब इसमें से सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि पहले कौन गिरेगा, ठीक है, अर्थ पे आके पहले कौन गिरेगा। तो आपको सिंपल बताया मैंने कि टर्मिनल वेलोसिटी यानी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करती है मास के ऊपर, ठीक है। तो मास इसका ज़्यादा है यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू 10 kg वाले, यानी ये ज़्यादा स्पीड एक्वायर करेगा और पहले आके ज़मीन पे गिरेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये रीच करेगा, ओके।
तो अभी हमने जो केस देखा है वो केस देखा है हमने किसी फ्लूइड मीडियम में, ठीक है, फ्लूइड मीडियम में यानी एयर पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट हो। मान लो ये ऑब्जेक्ट जो मैं गिरा रहा हूँ वो वैक्यूम में गिर रहा है, ठीक है, वैक्यूम में कोई एयर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, ओके, वैक्यूम में गिरा रहा हूँ, तब क्या केस होगा? 100 kg का आयरन गिराया है मैंने, 10 kg का आयरन गिराया, अब कौन पहले पहुँचेगा? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमें टैकल करना है। बहुत सिंपल है, इसका आंसर पहले ही बता देता हूँ, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर को समझने के लिए पहले ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब वैक्यूम में अगर कोई आप ऑब्जेक्ट नीचे गिरा रहे हो तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? तो उसमें केवल एक ही फोर्स लगेगी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि आपके ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ठीक है। अब उसमें ड्रैग नहीं लग सकती, यानी एयर की वजह से कोई फोर्स नहीं लग सकती क्योंकि एयर प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट है वो एक्सिलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल जी। स्मॉल जी हमने देखा था, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, स्मॉल जी इक्वल्स कैपिटल जी इंटू मास ऑफ जो भी प्लैनेट है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो स्मॉल जी है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, यानी मास ऑफ इसके और इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो इक्वल हो रहा होगा, ठीक है। दोनों के ऊपर सेम जी, जैसे मून का जो है वो 2 के अराउंड होता है, 2.38 मेरे ख्याल से होता है, 2.38 है, ठीक है। तो वो सेम एक्सेलरेशन दोनों पे लग रहा होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ से मैंने गिराया है पहले जीरो वेलोसिटी थी तो सेम वेलोसिटी उनके ऊपर इंक्रीज़ कर रही होगी, 2.38 फिर नेक्स्ट इंक्रीज़ करेगी, यहाँ पे भी दोनों की सेम वेलोसिटी होगी, और फाइनली जब ये गिरेंगे तब भी उनकी दोनों की सेम वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी सेम हुई तो टाइम भी सेम लगेगा उनको, ओके। तो वैक्यूम के केस में आपका मास पे डिपेंड नहीं करता, वेट पे डिपेंड नहीं करता, जो आपने चीज़ें गिराई हैं वो सारी की सारी, आप फेदर गिराओ, ठीक है, आयरन की बॉल गिराओ, कुछ भी गिराओ, वो सारे के सारे सेम टाइम पे आके गिरेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यही इस इमेज में दिखाया भी हुआ है, वैक्यूम में जैसे आपने हैमर गिराया और यहाँ पे फेदर गिराया, वैक्यूम में दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। क्यों सेम टाइम पे गिरे? क्योंकि दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी गिरते टाइम। जब आप एयर में गिरा रहे हो तो हैवियर चीज़ पहले गिरेगी, ठीक है। हैवियर चीज़ पहले क्यों गिरी? क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी जो हैवियर चीज़ है उसकी ज़्यादा रहेगी, यानी जो टर्मिनल वेलोसिटी को आप सिंपल कह लो, फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये पहले आके गिरेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका वेट पोल्स के ऊपर कितना है। अर्थ के हमारे दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर होता है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये इक्वेटर के पॉइंट्स होते हैं, और एक पोल होता है जो नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ओके। तो हमें देखना है आपका वेट पोल्स पे कितना होता है और इक्वेटर पे कितना होता है, और क्यों बढ़ा या कम होता है। तो उससे पहले दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं। पहली बात तो अर्थ का शेप मैंने आपको बताया था कैसा होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है। इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर की तरफ से थोड़ा सा अर्थ आपका है बढ़ा हुआ है, ठीक है, और पोल्स की तरफ से थोड़ा नीचे की तरफ दबा हुआ है, ओके, ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो हमने देखा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले आपका वेट होता क्या है? तो वेट क्या होता है? जो फोर्स लग रहा है आपके ऊपर अर्थ के सेंटर से, यानी फोर्स जो आपके ऊपर लग रहा है अर्थ की मास की वजह से, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर लग रहा है अर्थ के मास की वजह से। तो आपका वेट होता क्या है? एम इंटू जी, ओके। तो हमारा जो पोल्स हो गया, ठीक है, और इक्वेटर हो गया, तो पोल्स और इक्वेटर पे ये वैल्यू चेंज कर जाती है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ये चेंज कर गई तो आपके ऊपर जो वेट है आपका वो भी चेंज कर जाएगा, ओके। अब देखते हैं क्यों चेंज करती है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैंने फॉर्मूला कराया था, ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, रेडियस या फिर डिस्टेंस, जो भी जिस पॉइंट पे आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। अब अर्थ हमारा ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ओके, ऑब्लेट स्फेरॉइड है। तो एक सेकेंड, तो उससे होगा क्या? तो ये वाला पोर्शन जो है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है हमारा, ये डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो पोल्स पे हमारा क्या हो गया? रेडियस जो है वो कम हो गया, ठीक है, रेडियस हमारा कम हो गया तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा हो गया तो एम जी ज़्यादा होगा, एम जी ज़्यादा हो गया तो वेट ज़्यादा होगा। सेम इक्वेटर पे देखते हैं, इक्वेटर पे ये ज़्यादा होता है, ठीक है, दिस इज़ वे मोर कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो आर ज़्यादा होता है हमारा, तो जी क्या हो गया हमारा? कम हो गया, जी कम हो गया तो एम जी भी कम हो गया। तो वेट हमारा मिनिमम पोल्स पे होता है, मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस डबल कर लें, ठीक है, अभी जितना डिस्टेंस है हमारा, मान लो आर है, अगर हम इसको डबल कर दें, 2r कर दें, तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लो सीधा, G m1 m2, और आर की नई वैल्यू डाल दो, तो क्या हो गया 4r², तो 1/4 हो गया। ठीक है, फोर्स अगर आपने डिस्टेंस डबल किया तो जो फोर्स है इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, वो 1/4 हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट गिराया किसी पॉइंट से, किसी भी हाइट से, फ्री फॉल आप गिरा रहे हो उसको, ठीक है, वहाँ से आपने ड्रॉप कर दिया, तो कुछ उसकी वेलोसिटी रही होगी इनिशियल, ठीक है, इनिशियल को हम यू से प्लॉट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वो वैसे ज़ीरो होगी अगर आपने फ्री फॉल किया है तो, ठीक है। फिर फाइनल वेलोसिटी कुछ उसने एक्वायर की होगी, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी भी आप कह सकते हो, या जो भी उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे होगी, ठीक है। कितने हाइट से आपने ड्रॉप किया है और कितना टाइम उसको ज़मीन पे आते आते लगेगा गिरते हुए, किस पॉइंट कितने टाइम में आके गिरेगा, उसको टी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे पहले क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ मैं आपको। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो हमारा जी की वैल्यू हो गई 9.8, ठीक है। तो जी हमें पता चल गया। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स, तो टी भी पता चल गया 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जी और टी। तो कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दिए गए हैं, ठीक है, जिनको आपको यूज़ करना, आपको ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको क्रैम करना है, ठीक है, और इसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है उनने, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब आपको देखना है ये यू जी और टी कौन से इक्वेशन में आ जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेकंड इक्वेशन में ये आ जा रही है, तो सीधे वैल्यू डाल दो, v इक्वल टू यू 0 हो गया, प्लस जी क्या हो गया 9.8, इंटू टाइम क्या हो गया 3 सेकेंड्स, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, आपका इक्वेशन आ जाएगा, तो आपका आ गया 29.4, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर इसका। तो ये तीनों इक्वेशन आपको रट लेनी है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्वेश्चन में ये पहले क्वेश्चन आते थे, वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आ जाता है तो सिंपली आपने, अगर ये इक्वेशन रटी हुई है, जो भी आपसे वैल्यू पूछी हुई है, सिंपली आप इसके अंदर डालो, आंसर आ जाएगा इसका, ओके। ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। बस आपको ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये रटनी है, ये पहले भी आपने स्कूल में किया होगा बहुत बारी, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं, जो भी आपसे पूछा हुआ है वो वैल्यू इसके अंदर डालो, आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टॉपिक अपना, तो नेक्स्ट हमें देखना है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये स्मॉल जी, ठीक है। ये अगर आप मान लो अर्थ के सरफेस से आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो, मान लो यहाँ पहुँच गए, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे कितनी होगी, ओके। दूसरी चीज़ हमें देखनी है, आप मान लो आप अंदर की तरफ जा रहे हो अर्थ के, और आप इस पॉइंट पे पहुँचे हो, और यहाँ पे आपको जानना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ओके। तो सिंपली इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, दोनों तरफ जी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। ये प्रूव करके मैं बता दूंगा, बट आपको ये प्रूफ कोई नहीं पूछने वाला, सिंपली आपको पता होना चाहिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज़ करेगी, या तो आप अर्थ के ऊपर जाओ या नीचे जाओ, दोनों तरफ जाओ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी डिक्रीज़ करने वाली है। सिंपली आपको ये याद रखना है हमेशा। क्वेश्चन कैसे आता है सिंपली इसमें आपको मैं ये बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपका वेट इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। मान लो आप अर्थ के नीचे की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो आपका वेट इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, तो ऑब्वियसली आपका जी जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो एम जी क्या डिक्रीज़ करेगा, एम जी डिक्रीज़ करेगा तो वेट भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है इसमें कि आपका वेट ज़ीरो कौन से पॉइंट पे होता है, तो जी डिक्रीज़ करते करते जो सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुँचोगे ना, तो जी हमारा ज़ीरो होता है, तो जी ज़ीरो हो गया तो एम जी ज़ीरो हो गया, एम जी ज़ीरो हो गया तो आपका वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ ज़ीरो होगा, यही आपका आंसर होता है। तो सबसे पहला केस देखते हैं, हम अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, सरफेस से ऊपर, तो पहले आर था आपका, ठीक है, आपका डिस्टेंस जो था इस पॉइंट पे, अब आर प्लस एच हो गया, तो जी की वैल्यू क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, ठीक है, 1/r। तो अब आर की जगह आर प्लस एच हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू इंक्रीज़ की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कम हो जाएगा, तो ये डिक्रीज़ करेगा जी, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जी डिक्रीज़ कर गया, ये तो सिंपली प्रूफ हो गया। तो आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ गए तो
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज़ करता है। ठीक है, अब अर्थ के नीचे की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट केस में हम अब जो सॉरी हाँ, तो नेक्स्ट केस में अब हम अर्थ के अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम अभी पहले ये आर की वैल्यू हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जी का फॉर्मूला लिख दो, जी इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको चीज़ इसमें पता चलती है, जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ। अगर मास ऑफ अर्थ कम हो गया तो ये जी भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर की तरफ जाते हो तो इफेक्टिव फोर्स जो लग रहा होगा वो इतने मास का लग रहा है। ठीक है, इसके ऊपर यानी इफेक्टिव मास आप सिंपली कह दो कि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे अर्थ के, अर्थ का इफेक्टिव मास कम होता जाएगा। ठीक है, अर्थ का इफेक्टिव मास कम होता जाएगा। अर्थ का इफेक्टिव मास कम हुआ तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होता जाएगा। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है जिससे प्रूव होता है कि जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्थ के रेडियस। ठीक है, अगर रेडियस कम हुआ अर्थ का तो जी भी कम होता जाएगा। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। सिंपली आपको एक्सप्लेनेशन भी जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्रैम कर लो इसको, अर्थ के नीचे जाओ ऊपर जाओ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है।